नमस्कार, सुप्रभात। सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बहुत दिनों से घर में बैठे होंगे और अपनी स्टडी भी थोड़ा सा धीमी पड़ गई होगी, इसीलिए मैं आज आपके सामने डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी एक नया चैप्टर लेकर आता हूँ। आज आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग समाज में विभिन्न कार्य करते हैं और इन विभिन्न कार्यों को करने में आपको एक ऐसी योग्यता की ज़रूरत होती है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे एक हमारी पुरानी कहावत है, भैंस बड़ी की अक्ल। तो लोग कहते थे कि अक्ल, तो प्राचीन समय में उस योग्यता को अक्ल के नाम से, चतुराई के नाम से और भी कई नामों से जाना जाता था। अगर आज हम इसको मनोविज्ञान के रूप में अगर बात करें तो इसको हम आज बुद्धि नाम से कहते हैं। अब बुद्धि होती क्या है, ये प्रश्न हमारी बीएड की परीक्षा में बहुत कई बार ये प्रश्न आता है। तो इसको हम किस तरह से इसको तैयार करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात व्यक्तिक योग्यता है। किस तरह, यानी कि उसमें अनुवांशिकता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। यानी कि अगर बालक के माता पिता अगर बुद्धिमान होंगे तो बालक भी बुद्धिमान होगा। ये संभवतः मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अगर इसको और भी हम डिफाइन करना चाहें एक छोटी सी परिभाषा के रूप में, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात व्यक्तिक योग्यता है जो उसको समायोजन करने में, यानी कि अपने आसपास के वातावरण में उसको एडजस्ट करने में मदद करती है। विभिन्न अदृश्य रूप से, अदृश्य शक्ति के रूप में है जो चिंतन करने में, जो हमें दिखाई नहीं देता उसको करने में मदद करती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद करती है और अधिगम के रूप में मदद करती है। सभी मानसिक कार्यों में मदद करती है। अगर हम इसको एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत करके बताएं तो इस रूप में हम इसको बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक स्टार के रूप में हमने इसको लिया है, वर्णित किया है और ये बताया है कि जैसे हमारी अगर सितारा चमकता है, उसी तरह से हमारे इस मूर्धन्य शरीर में अगर कोई चीज़ है तो हमारे बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। और उसको हमने किस रूप में दिया है कि बुद्धि एक समायोजन योग्यता के रूप में, जिसमें हमारे काल्विन, स्टर्न, बर्ट और क्रूज इत्यादि मनोवैज्ञानिक आते हैं। दूसरा हमने लिया है अमूर्त चिंतन के रूप में स्पष्ट किया है। अमूर्त चिंतन में बिने है, टर्मन है, स्पीयरमैन है। और तीसरे रूप में हमने लिया है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में, जिसमें हमारे मैकगूगल है, थॉर्नडाइक है। मानसिक क्षमताओं के फलक के रूप में वेस्लर है, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन है। और फिर इसके बाद हम सीखने की योग्यता के रूप में अगर इसको बात करें तो सीखने की योग्यता के रूप में हमारे आते हैं बकिंगम है, डियरबोर्न है और गार्टन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट एबिलिटी के रूप में। एडजस्टमेंट एबिलिटी के रूप में अगर हम सबसे पहले नाम लेते हैं तो काल्विन का लेते हैं। काल्विन के रूप में हम इसलिए लेते हैं कि अगर परिभाषाओं को बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जा सकता, मगर अगर हम उसको एक टी के रूप में याद कर लें कि टी अगर है तो उसको हम बहुत जल्दी परिभाषाएं हमको कंठस्थ हो सकती हैं और बहुत जल्दी हमारी समझ में आ सकती हैं। तो काल्विन को हमने एक समय के रूप में माना। काल माने क्या होता है, समय यानी पीरियड। तो आज के अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हम सबसे बुद्धिमान तभी माने जाएंगे जब हम हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लें। तो काल्विन की हम परिभाषा स्टार्ट करने के पहले हम बताते हैं कि काल्विन की परिभाषा कैसे, एक परिभाषा से किस तरह की आगे की आप परिभाषाएं बना सकते हैं। तो काल्विन की जब हमने परिभाषा, काल माने होता है समय, और तो आज के समय में हम सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी नीड है कि हम अपने आप को वातावरण में किस तरह से समायोजित कर पाते हैं। तो काल्विन क्या कहता है, यानी वातावरण में अभियोजन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि वातावरण में अभियोजन यानी समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक है स्टर्न को हम स्टार्ट के रूप में लेते हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों में समायोजन की सामान्य योग्यता है। यानी कि स्टार्ट कब करते हैं, हम जीवन की नई परिस्थितियों में, और सा लगा है तो सामान्य योग्यता है। अब हम
बर्ट की बात करते हैं तो बर्ट भी एक हमारी अच्छी परिभाषा देता है। तो इसको अगर याद करने के लिए अगर हम बर्ट शब्द का यूज करें तो बर्थ शब्द का यूज करें। बर्थ माने क्या होता है? जन्मजात। तो यहीं से हम फिर एक नई परिभाषा का वो कर सकते हैं, जिससे परिभाषा है भूलोगे नहीं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन की जन्मजात योग्यता है। बर्थ यानी जन्मजात योग्यता। फिर हम बात करते हैं क्रूज। क्रूज अगर देखा जाए, इसको शाब्दिक वर्ड में देखा जाए तो हम क्रूज करते हैं यानी चारों दिशाओं यानी विभिन्न तरह की जो चारों होती हैं उस रूप में। तो अगर इसको हम याद करना चाहें तो बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। तो अब हम बात करते हैं अमूर्त चिंतन के रूप में। तो अमूर्त चिंतन में जो हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, इनमें एक कारक बुद्धि सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं यानी बिने हैं। तो बिने ने जो बताया, बिने है, टर्मन है और स्पीयरमैन है। यानी कि जहाँ पर हमारी बुद्धि में अनुभव है, चिंतन है, अदृश्य चीज़ें आने लगती हैं, तो वहाँ पर हम अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मन की परिभाषा लेते हैं। तो टर्मन स्पष्ट करता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वहीं पर हमारा विनय कहता है, अगर हम विनय बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। यानी कि ऐसा उचित प्रकार से, यानी बुद्धि उचित प्रकार से सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की और आत्म समालोचना की क्या है? योग्यता है। तो विनय ने स्पष्ट किया है इस परिभाषा को, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने की, निर्णय लेने की और आत्म समालोचना की योग्यता है। तो स्पीयरमैन की अगर हम बात करें, स्पीयरमैन जिन्होंने बुद्धि का दो कारक सिद्धांत भी दिया है, यानी कि बुद्धि दो कारक का सिद्धांत। अगर इसमें अगर कीवर्ड अगर हम ढूंढना चाहें तो इसमें दो वर्ड निकल के आते हैं, एक स्पीयर प्लस मैन, यानी कि कहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी भी परिभाषा बड़ी वैसी है, सरल है। यानी इन्होंने कहा है बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, यानी इंटेलिजेंट इन ए रिलेशनल थिंकिंग, यानी संबंध। यानी कि इन्होंने दो तरह के कारक अपने बताए थे, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। तो यहाँ पर स्पीयरमैन की इन्होंने संबंधात्मक चिंतन की बात की है, टर्मन ने मूर्ति चिंतन की बात की है, और विनय ने सही प्रकार से निर्णय लेने, उचित प्रकार से सोचने और क्या कहते हैं आत्म समालोचना की योग्यता के रूप में परिभाषित कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट रूप में चलते हैं, समस्या समाधान के रूप में, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में। तो इनमें से हमारे आते हैं मैकडूगल वही मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हैं जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। और मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि हमारी वास्तविक प्रवृत्तियाँ होती हैं जो जन्मजात होती हैं। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के ही आधार पर उसका आगे का भविष्य बनता है। यानी कि तो इन्होंने बुद्धि को एक बहुत बड़े कारक के रूप में स्पष्ट कर दिया है, यानी इन्होंने स्पष्ट किया है कि बुद्धि क्या है। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे मैकडूगल है, थॉर्नडाइक है, इत्यादि मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है और इन्होंने 14 संवेगों की भी बात की है, यानी कि जो संवेग, तो इन्होंने जो स्पष्ट इसमें बुद्धि के रूप में अपनी जो परिभाषा को परिभाषित किया है तो कहा है बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति है। कैसी जन्मजात प्रवृत्ति है? जो अतीत के अनुभव प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। यानी इन्होंने एक तरह से माना है कि बुद्धि जन्मजात यानी जन्मजात वास्तविक प्रवृत्ति के रूप में स्पष्ट किया। जैसे जानवर को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, इसी तरह से मनुष्य को भी कुछ चीज़ें नहीं सिखाना पड़ता है, उसकी बाय बर्थ ही उसको कुछ प्रवृत्तियों को मिलती हैं, मगर वो बुद्धि के द्वारा ही, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा ही उसको आगे के भविष्य रूप में उसको सुधारता है। तो स्पष्ट इन्होंने कर दिया है बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। फिर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने अधिगम जो सिद्धांत दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। उद्दीपक यानी कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, यानी किसी स्टिमुलस के प्रति वो जो प्राणी क्रिया करता है उसी के बीच में जो संबंध बनता है उसको इन्होंने वो किया है। तो इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है कि बुद्धि
क्या है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार, यानी वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। यानी स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक यानी कि रियल जो सिचुएशन है उसके प्रति जो एक्सपेक्टेड यानी जो स्वीकार प्रतिक्रिया है कि योग्यता ही क्या है, बुद्धि। अब हम मानसिक क्षमताओं के फलक के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वेस्टलर हैं, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन हैं। तो अगर हम वेस्टलर, इसमें सबसे हमारी बड़ी परिभाषाएं आती हैं मानसिक क्षमताएं। तो मानसिक क्षमताएं एक अलग होती है, जैसे तर्क है, चिंतन है, विचार है, कल्पना है, ये सारी चीजें लगभग इसमें मानसिक क्षमताओं के रूप में हमारे आने शुरू हो जाती हैं। तो हम वेस्टलर की अगर डिफिनेशन की बात करें तो वेस्टलर कहता है बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, यानी बुद्धि क्या है, इसने स्पष्ट किया, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक क्रिया है। क्या स्पष्ट कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अब हम बात करते हैं अधिगम योग्यता के रूप में। अधिगम योग्यता के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे आते हैं बकिंघम। बकिंघम क्या कहता है, यानी स्पष्ट कर देता है बुद्धि सीखने की योग्यता है। कैसी है, लर्निंग एबिलिटी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हमारा बकिंघम का नाम आता है। तो बकिंघम क्या करता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो वहीं पर हमारा जो नेक्स्ट है डियर बोर्ड, यानी डियर माने क्या होता है, प्री, और प्री को ही अपने लोग चीजें बताते हैं, अनुभव बताते हैं अपने प्री को। तो यहाँ पर अगर हम डियर बोर्ड की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो बुद्धि सीखने की क्षमता तथा अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। क्या इन्होंने बोला, डियर माने क्या होता है, प्री, और प्री को ही लोग अपने अनुभव बताते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, और उन्हीं अनुभवों से हम क्या उठाते हैं, लाभ। तो यहाँ पर भी हमने कीवर्ड क्या बताया कि बुद्धि सीखने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्या है, योग्यता है। फिर हम गाल्टन की याद करते हैं। गाल्टन ने बड़ी स्पष्ट टी लगा है, तो इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, बुद्धि सीखने और पहचानने की क्षमता है। बुद्धि इन्होंने स्पष्ट किया है, गाल्टन ने क्या, बुद्धि सीखने और पहचानने की क्षमता है। तो इस तरह से अगर हम पूरा एक चार्ट के रूप में देखा तो इसका आकलन निकलता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात व्यक्तिक योग्यता है जो हमें समायोजन के रूप में, मानसिक समस्या के समाधान के रूप में, अमूर्त चिंतन के रूप में, मानसिक क्षमताओं के फलक के रूप में और अधिगम करने की योग्यता के रूप में है। इन सभी समस्याओं को समाधान करती है। अब हम अपने बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विभिन्न प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम गैरेट की बात करते हैं। गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इनमें से मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट, दूसरी अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि के बारे में बात की है। फिर हमारे थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक हैं ये बताते हैं यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। और तीसरे हैं ड्रेवर ने व्यवहारिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की बात की है। आपकी परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, या थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो थॉर्नडाइक ने यानी कौन सी बुद्धि ली, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और आपकी सामाजिक बुद्धि। अब इनको अगर एक हम समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में देखें तो इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी पहली बुद्धि यांत्रिक बुद्धि, जिसको मैकेनिकल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम मोटर बुद्धि भी कह सकते हो, इसका मूर्त बुद्धि भी के नाम से जाना जाता है, और व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इस तरह की बुद्धि जिनके पास होती है वो मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, खाना बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में भाई बंधुओं को देखा होगा कि आपका भाई है, छोटा भाई है, पेचकस लिया और टीवी खोलने में उसको मन लग जाए, फ्रिज खोल दे, पंखा खोल देगा, रेडियो, उसको किसी चीज़ का सिद्धांत नहीं आता है, पर वो किसी मूर्त रूप देने में
उसकी बड़ी जिज्ञासा रहती है। तो उसके अंदर अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी कौन सी बुद्धि है? यांत्रिक बुद्धि। ये हमारे इंजीनियरों में है, कारीगरों में है, बढ़ईगिरी में है, खाना बनाने वालों में, ये कॉन्क्रीट उसको रूप देते हैं, एक मूर्त स्थूल रूप देते हैं ये। तो इस तरह की बुद्धि को आप कई नामों से आपके एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। यांत्रिक बुद्धि दे दें, गामक बुद्धि दे दें, मूर्त बुद्धि दे दें, या व्यवहारिक जिसको प्रैक्टिकली बुद्धि के नाम से, इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्यवहार आपके रोजमर्रा जो आपके दिखाई देगा काम में। फिर दूसरी बुद्धि आती अमूर्त, यानी कि आपका विचार करने में, चिंतन करने में अदृश्य रूप में ये बुद्धि होती है। और देखा होगा ये बुद्धि जहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि उस कल्पना के उस चिंतन पे पहुँच जाएगा, इमेजिनेशन कर लेगा, यानी जो हमको अदृश्य रूप में होगी, यानी दिखाई नहीं दे रही देगी, यानी विचार रूप में होगी। तो ऐसे लोग हमारे फिलोसोफर होते हैं, अर्थात दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और वकील। शिक्षकों में भी इस बुद्धि को माना। तो जो अमूर्त बुद्धि है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसको सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के अंदर मूर्त का रूप तो नहीं होता है, पर वो अमूर्त चिंतन के रूप में कर सकता है, विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, और बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप भी इसी रूप में माना गया है। हमारे शिक्षक जो हैं इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। वकील हैं, कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, डॉक्टर हैं, ये सभी हमारे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बुद्धि की हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कहता है कि भाभी हम आपका आधार कार्ड बना लाएं, चाची हम आपको वहाँ राशन कार्ड बनवा दें। हम ये और वो सामाजिक कार्यों में अपने काम ना करके दूसरे कार्यों में बहुत चिंता और विचार करते हैं। जैसे आपके सामाजिक कार्यकर्ता हुए, नेता हुए, व्यवसायी हुए, कूटनीतिज्ञ हुए, इनके अंतर्गत आपकी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। अगर हम बुद्धि को एक निश्चित ढांचे में अगर डालना बताना चाहिए, नहीं बता सकते हैं, इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से उसको वर्णित किया है। और इसके एक निश्चित है कि इसमें एक पेपर में आपका क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से होगा आपके सत्रीय एग्जाम में। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बुद्धि को आज के लिए हम इतना ही